कैसे हैं बाकी सब लोग? पढ़ाई ठीक चल रही है आप लोग की कि नहीं चल रही है? अभी तक अपन 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और 3 क्लास में मैंने काफी इंपॉर्टेंट बातें आपको समझा दी हैं। हर साल उनमें से एक ना एक क्वेश्चन कनेक्ट होता है। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट अगला परमाणु संरचना हमारा परमाणु संरचना का अगला मेन टॉपिक अब शुरू होता है। परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल देखो, विभिन्न विभिन्न वैज्ञानिकों ने परमाणु मॉडल दिए। ठीक है, ये सब बात फालतू है, लेकिन इन पे क्वेश्चन आने की उम्मीद भी बहुत कम है। जो आएंगे वो आपको मैं बताऊंगा। परमाणु मॉडल में सबसे पहले जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो ये बड़ा सबसे पहले जे थॉमसन ने दिया एटॉमिक मॉडल। और वो क्या कहता है, देखो तुमने तरबूज खाया है, तरबूज बड़ा तरबूज लो और उसको आधा एकदम बीच में से काट दो। ठीक है, तो तुमको वो बीच में से कटा हुआ इस तरह से दिखेगा। ये दिख रहा है, तो आपको यहाँ लाल लाल भाग पूरा दिखेगा, बीच में आपको कुछ ऐसे सीड्स दिखेंगे। दिखते हैं कि नहीं तरबूज में सीड्स? सीड्स दिखते हैं। सीड माने बीजे, तो ये बीज हो गए और ये उसका क्या बोलते हैं, फ्लैश भाग हो गया, गूदा जिसे अपन बोलते हैं ना। तो ध्यान से सुनो। और ये हो गया आपका पूरा एक स्फीयर। स्फीयर मतलब गोला। तो ये जो गोला है पूरा पूरा तरबूज जो है, ध्यान से सुनना, पूरा तरबूज एक गोल है, गोला है। तो गोला जो होता है पूरा गोला, इसमें जो गूदा वाला जो भाग है वो पूरा कहलाता है धनात्मक आवेश। तो गोला धनात्मक आवेश होता है पूरा। ये धनात्मक आवेश वाला जो गोलीय भाग है, ठीक है, वो जिसे आजकल हम अब प्रोटॉन कहने लगे हैं। क्या कहने लगे हैं इसको? धनात्मक आवेश को आप क्या बोलते हो? मतलब ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बराबर हो गया। और ये जो बीज आपको दिख रहे हैं, ये बीज पर नेगेटिव चार्ज का मतलब ये हो गया कि जो बीज आप देख रहे हो ऐसे जगह जगह पर, ये नेगेटिव चार्ज युक्त हैं। तो बीज जो होते हैं ये ऋणात्मक आवेश हो जाता है। और ऋणात्मक आवेश को आजकल हम क्या बोलते हैं? बोलो। इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका हो गया प्रोटॉन और ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन। तो जे थॉमसन का कहना है कि पूरा स्फीयर जो है, पूरा जो गोला है, वो धनात्मक आवेश युक्त होता है। और उस धनात्मक आवेश को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बीज की भांति इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब प्रोटॉन माने पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन माने नेगेटिव चार्ज, माने धनावेश और ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश संख्या में बराबर होते हैं। धनावेश और ऋणावेश संख्या में बराबर होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है।
तो परमाणु की उदासीनता की व्याख्या कर दी जे थॉमसन ने। परमाणु के उदासीनता की व्याख्या जे थॉमसन ने कर दी। कैसे? कि जितना ही धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है, और धनावेश ऋणावेश बराबर होने के कारण संतुलन बना रहता है, और इस तरह से परमाणु उदासीन होता है। बोलो, बात क्लियर हो गई आप लोग को? तो बच्चों ये सब पूरा क्लियर हो गया आपको? यस सर। चलो तो लिख लो इसको जल्दी से। अब इसमें आने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको मतलब इस पे कोई खास क्वेश्चन आए, लेकिन फिर भी हमको जे थॉमसन के मॉडल को इस तरह से लिख लेना चाहिए। चलिए हो गया, लिख लिया सब लोगों ने? इसलिए मालूम इस मॉडल को, जे थॉमसन के इस मॉडल को प्लम का मतलब होता है बीज, और पुडिंग, प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल, इसका नाम हो गया प्लम पुडिंग मॉडल, या इसी का नाम है वाटरमेलन तरबूज। वाटरमेलन मतलब तरबूज, तरबूज मॉडल, तरबूज मॉडल, इसीलिए इसको तरबूज मॉडल भी कहते हैं। पर बताओ आज क्या तुमको, अब तुम तो जानते हो अच्छी तरीके से कि इस तरह की संरचना नहीं होती है। आजकल अपन ने थोड़ा सा और आगे बढ़े थे, तो अपन जानते हैं नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये मॉडल वैसे ही फेल हो गया बाद में, ठीक है ना? तो आप ये बात जानते ही हो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये बाद का मॉडल है, लेकिन सबसे पहला मॉडल ये दिया गया था। ठीक है, बात समझ आ गई तुम लोग को? और इस पर आने वाले ये पॉइंट्स हैं जो मैंने लिख दिए। अब लिखिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज। ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन की खोज का मतलब होता है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसी का दूसरा नाम हो गया कैथोड किरण, कैथोड किरण की खोज। कैथोड किरणों की खोज, और कैथोड किरणों की जो खोज है, ये कैथोड किरणों की खोज, कैथोड किरणों को ही इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बहुत ध्यान से सुन लेना, कैथोड किरणें ही इलेक्ट्रॉन हैं, कैथोड किरणें ही इलेक्ट्रॉन हैं। बात समझ आई ना? तो तुम कैथोड किरणें बोलो चाहे इलेक्ट्रॉन बोलो, ठीक है, बात एक ही है। तो कैथोड किरणों की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज, और ये खोज की जे थॉमसन ने, जे थॉमसन, जे थॉमसन ने इसकी खोज की। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रे की खोज किसने की, तो आंसर आपका हो जाएगा, बोलो, जे थॉमसन। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है? तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इसने जो एक्सपेरिमेंट किया, डिस्चार्ज ट्यूब माने विसर्जन नलिका, विसर्जन नलिका प्रयोग, ये आपका विसर्जन नलिका प्रयोग अपन करने जा रहे हैं।
विसर्जन नलिका प्रयोग। उसने एक विसर्जन नलिका ली, ध्यान से सुनना, एक विसर्जन नलिका ली, ट्यूब, नलिका मतलब ट्यूब, ठीक है, उसमें बिल्कुल निर्वात उत्पन्न किया, निर्वात मतलब उसमें से वायु हटा दी और उच्च वोल्टेज लगाया। ये दो मेन बात है, तो मैं वो ये लिख लो जल्दी से। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। कैथोड किरणों की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। कैथोड किरणें का ही मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। और किसमें की? विसर्जन नलिका प्रयोग के द्वारा। अब ये जो विसर्जन नलिका प्रयोग है, इसको अपन विसर्जन नलिका प्रयोग, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये देखो, एक ऐसी ये डिस्चार्ज ट्यूब थी, ध्यान देना सब लोग, ये डिस्चार्ज ट्यूब मैं बना रहा हूं। ये एक प्रकार की डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में ये जो प्लेट मैं लगा रहा हूं, ये प्लेट, इसको मैंने जोड़ दिया इधर इससे, और ये जो मैं प्लेट लगा रहा हूं, ये जो प्लेट बना रहा हूं, ये भी प्लेट है, इसको मैंने जोड़ दिया इससे। ये बड़ा पॉजिटिव कहलाता है, बड़ा बड़ा जो साइन है वो पॉजिटिव है और छोटा साइन नेगेटिव कहलाता है। ये आपकी क्या हो गई? बैटरी। क्या हो गई? बैटरी। ये बैटरी हो गई, बैटरी। यहाँ एक वो लगा देंगे अपन, क्या बोलते हैं, कुंजी, जिससे आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं, कुंजी बोलते हैं इसे। ध्यान देना, ये जो पॉजिटिव प्लेट है, ये बैटरी की जो पॉजिटिव प्लेट है बड़ी होती है, इसको हाई पोटेंशियल प्लेट कहते हैं, उच्च विभव प्लेट। हाई पोटेंशियल प्लेट हो गई। उच्च विभव प्लेट से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा होता है, उच्च विभव से, बैटरी है ये बैटरी के उच्च विभव माने धनात्मक आवेश से जो इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड हो गया, ये जुड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड प्लेट हो गई। ये जो इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है ये धनावेशित हो जाता है। भाई, धन से जब तुम कोई चीज जोड़ोगे तो वो धनावेशित हो जाएगी, ऋण से जब कोई चीज जोड़ोगे तो वो ऋणावेशित हो जाएगी। तो ये धनावेशित प्लेट है, इसे ही हम कहते हैं एनोड। इसी का नाम, जब धनावेशित इलेक्ट्रोड होता है तो वो कहलाता है एनोड। ये आपका बन गया एनोड, ये आपका बन गया एनोड। बात समझ आ गई? एनोड क्या होता है समझ आ गया तुमको? तो धनावेशित प्लेट से जब आप जिस इलेक्ट्रोड को जोड़ देते हो वो इलेक्ट्रोड कहलाता है एनोड। और ऋणावेशित प्लेट, ये निम्न विभव वाली प्लेट है, ये जो प्लेट है छोटी वाली है, ये निम्न विभव प्लेट है, निम्न विभव प्लेट। और निम्न विभव प्लेट का नाम है नेगेटिव प्लेट। जब इस निम्न विभव प्लेट, नेगेटिव प्लेट से तुम इस इलेक्ट्रोड को जोड़ देते हो तो ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव हो जाता है, इसे कहने लगते हो कैथोड। तो एनोड और कैथोड का पूरा मीनिंग क्लियर हो गया आप लोग को? ऋणावेश से जुड़े तो ये ऋणावेशित हो जाती है, ऋणावेशित इलेक्ट्रोड को बोलते हैं कैथोड। धनावेशित प्लेट को जिससे जोड़ते हैं वो हो जाता है एनोड, और वह एनोड धनावेशित होता है। बस सीधी सी बात समझो, तुमको अच्छे आदमी मिले तो तुम्हारा दिमाग अच्छा हो जाएगा, तुमको बुरे आदमी मिले तो तुम्हारा दिमाग बुरा हो जाएगा। तो धनावेशित प्लेट से जोड़ा तो ये धनावेशित हो गया, ऋणावेशित प्लेट से जोड़ा तो ये ऋणावेशित हो गया। हमेशा याद रखना, ऋणावेशित होता है कैथोड, धनावेशित होता है एनोड। तो ये बात क्लियर हो गई। अब ये जो बैटरी है, इस बैटरी में सबसे मेन बात, उच्च हाई वोल्टेज लगाते हैं, उच्च उच्च विभव इस बैटरी के द्वारा दिया जाता है। एनोड और कैथोड को
अति उच्च विभव, अति भी लिख सकते हो, अति उच्च विभव, ये है सबसे मेन बात, ये सबसे मेन बात है जिस पर क्वेश्चन आता है बैटरी के द्वारा। अति उच्च विभव, वेरी हाई पोटेंशियल दिया जाता है, लगभग 10,000 वोल्ट का, लगभग 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल आप इसको दे रहे हो, लगभग 10,000, इतना उच्च विभव है 10,000 वोल्ट का। सोचो हमारे यहाँ हम जो बल्ब जलाते हैं वो कितने वाट का होता है, 60 वाट का, 100 वाट का, आपकी 40 वाट की होती है ट्यूबलाइट। तो यहाँ पर आप जो दे रहे हो बहुत उच्च विभव दे रहे हो, ठीक है। और उच्च विभव देने से एक बात, और दूसरी बात ये पूछी जाती है, यहाँ पर हमने निर्वात उत्पन्न करने के लिए वैक्यूम पंप, निर्वात पंप लगा दिया है, निर्वात पंप, निर्वात पंप। ये क्या करता है, इसमें जो गैस भरी हुई है इस गैस को खींच लेता है, तो निर्वात उत्पन्न हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ निर्वात उत्पन्न करना होता है। निर्वात क्यों उत्पन्न करना होता है, क्योंकि जब कैथोड रे निकलेंगी तो उनके मार्ग में यदि कोई कण होंगे तो उनका मार्ग जो सीधा होना चाहिए, स्ट्रीम लाइन होना चाहिए, वो विक्षेपित हो जाएगा। तो अपन इसलिए यहाँ पर क्या उत्पन्न कर देते हैं, निर्वात। पर पूरी तरह से निर्वात उत्पन्न नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत गैस रह जाती है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जो गैस भरना हो आपको, कोई सी भी गैस आप भर दीजिए, ठीक है, यहाँ तो गैस भरी रहती है, पर निर्वात से इस गैस को खाली करना होता है। सपोज आपने ऑक्सीजन गैस ले ली, ठीक है, पर ऑक्सीजन को आपको यहाँ से हटाने के लिए निर्वात पंप चाहिए। उसका फायदा मैंने आपको बतला दिया कि यहाँ से जब कैथोड रे निकलेंगी तो उनकी गति बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर उनके मार्ग में कोई आ जाएगा, ये जैसे आ गया, तो उनका विक्षेप हो जाएगा, वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। तो हमको निर्वात चाहिए। बात क्लियर हो गई तुमको ये वाली? तो यहाँ पर हमको निर्वात पंप के द्वारा यहाँ अंदर का जो दाब है, ये अंदर का जो दाब है, न्यून दाब, हमको न्यून दाब लगभग 0.1 मिलीमीटर Hg, इतना कम प्रेशर हमको चाहिए। तो अब ध्यान से सुनना, कैथोड रे उत्पन्न करने के लिए, कैथोड रे उत्पन्न करने के लिए दो कौन कौन सी परिस्थितियां चाहिए? पहला अति उच्च विभव, और दूसरा न्यून दाब, ट्यूब में न्यून दाब चाहिए। ये है आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका। बिल्कुल क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन ये? तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब जैसे ही आपने की ऑन की, बटन ऑन की, वैसे ही हाई वोल्टेज एकदम सर्कुलेट हो गया। ध्यान से सुनना आप, यहाँ पर ये जो कैथोड है, ये जो कैथोड है आप बना सकते हो, आयरन का कैथोड बनाना, आयरन का बना दो, निकिल का बनाना हो निकिल का बना दो, ठीक है, जिसका आपको बनाना हो उसका आप कैथोड बना सकते हो। कॉपर का बनाना हो कॉपर का कैथोड बना दो, जिसका भी बनाना हो कैथोड किसी का भी आप बना सकते हैं, ठीक है। और गैस भी कोई सी भी यहाँ पर हो सकती है, बट निर्वात का ध्यान रखना ताकि यहाँ वैक्यूम क्रिएट किया जा सके। अब बात आती है, जैसे ही आपने की ऑन की तो यहाँ से देखिए ये निकलने लगे, यहाँ से तेज गति वाले इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। क्या निकलने लगे? इलेक्ट्रॉन, ये निकलने लगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बहुत तीव्र गति इलेक्ट्रॉन, इनको हम बोलेंगे तीव्र वेग वाले इलेक्ट्रॉन। ये बहुत मेन बात है। अब मेन बात क्या हो गई? तीव्र वेग वाले इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन, हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं।
और हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं इन्हें ही हम बोलते हैं कैथोड किरणें। इन्हें ही हम बोलते हैं कैथोड किरणें। तो तीव्र वेग से निकलते हैं, जैसे ही आपने कियान की उच्च वोल्टता जैसे ही लगी, जैसे ही उच्च वोल्टता लगती है, तीव्र वेग से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तीव्र वेग से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तब इन्हीं इलेक्ट्रॉनों का नाम हमने दिया कैथोड किरणें। आ गया पॉइंट समझ में तुम लोग को? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई बेटा? तीव्र वेग से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को ही कैथोड किरणें कहते हैं, क्योंकि ये कैथोड से निकलते हैं। तीव्र वेग से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को कैथोड किरणें कहते हैं, कैथोड किरणें कहते हैं। पहली बात, इनका वेग तीव्र होता है। एक चीज, ये कैथोड से उत्पन्न होती हैं, ये किरणें कैथोड से उत्पन्न होती हैं, इसलिए कैथोड किरणें कहलाती हैं। ये कैथोड से उत्पन्न होती हैं, इसलिए इनको हम कैथोड किरणें ही कहते हैं, कैथोड किरणें कहते हैं, क्योंकि कैथोड से उत्पन्न होती हैं इसलिए इनका नाम हो जाता है कैथोड किरणें। दूसरी बात, बहुत ध्यान से सुनना, कैथोड से उत्पन्न हो रही हैं और एनोड की तरफ जा रही हैं। कैथोड से उत्पन्न हो रही हैं और एनोड की तरफ जा रही हैं। कैथोड से निकलकर धनात्मक प्लेट, धनात्मक प्लेट जिसे आप कहते हैं एनोड की ओर गति करती हैं। इससे पता लग जाता है, कोई बोलो ये आपका मैग्नेट का यदि एस पोल है तो ये एन पोल होगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा और एस पोल होगा तो रिपेल हो जाएगा। अब बताओ, अगर मान लीजिए इन पर, अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, एनोड है ये, तो इलेक्ट्रॉनों का बहाव कैथोड से एनोड की तरफ हो रहा है, अर्थात कैथोड किरणों पर कैसा आवेश होना चाहिए? बोलो, करती हैं, अर्थात कैथोड किरणों पर ऋणावेश होना चाहिए। ये बात हमको पता लग गई और आगे भी अपन इसको प्रूफ करेंगे, आगे भी हम इसको प्रूफ करेंगे। तो ऋणावेश होना चाहिए और ऋणावेश युक्त कण है। बोलो, ऋणावेश युक्त कण, ऋणावेश युक्त कण, कणों को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऋणावेश युक्त कणों को आप इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बड़ी सिंपल बातें हैं, एक बार अगर सुन लोगे तो याद हो जाएंगी। बोलो, बात समझ आ गई आप लोग को? तो अब बताओ, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर से इधर हो रहा है। ये देखिए, ये आपके इलेक्ट्रॉन निकले, ये इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये इलेक्ट्रॉन, ये देखिए इलेक्ट्रॉन की गति, इलेक्ट्रॉन की दिशा ये आपकी हो गई। ऐसे ये आपके इलेक्ट्रॉनों की दिशा, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनों की दिशा हो जाएगी। अब बताओ, इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है करंट की दिशा। अगर मैं तुमसे पूछूं करंट की दिशा, तो करंट की दिशा ये हो जाएगी। आई का मतलब करंट, करंट की दिशा ये हो जाएगी, ये करंट की दिशा। तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में बहता है तो करंट उसके अपोजिट बहता है, तो करंट की दिशा उल्टी मान लेते हैं अपन। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं? कैथोड से एनोड की तरफ, वायर से होते हुए फिर इधर से ऐसे, ये इलेक्ट्रॉनों की दिशा होती है। बोलो, इलेक्ट्रॉन की दिशा क्लियर हो गई तुमको? क्यों बच्चों? तो इस तरह से ये हमारा एक पॉइंट क्लियर होता है। अब ये लिख लिया आप लोगों ने पूरा? नो सर, एक मिनट सर। तो फटाफट लिखिए इसको।
तो इतनी बातें बच्चों समझ आ गई आपको। कैथोड रे की बहुत सिंपल है कैथोड, ये पूरा अपन एक बार पढ़ लेते हैं, बाद में मेन चीज आपको समझा देंगे फिर। हो गया बच्चों? यस सर। तो ये कर दें क्लीन ये वाले पॉइंट। सब मेन बात यही लिख दी है मैंने। ये वाला सबसे मेन बात है, दूसरी ये मेन बात है, तीसरी ये मेन बात है, और वो इसको मैंने फिर यहाँ पे दोबारा लिख दिया। अगला दिन ध्यान से सुनना। अगर हम अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब हमको कैसे पता लगे कि इसकी कैथोड से एनोड की तरफ गति हो रही है, इसका दूसरा एक्सपेरिमेंट भी हम करके देखते हैं। अब हमने अगला जो एनोड बनाया, ये अगली रॉड जो ले रहे हैं हम एनोड की, वो परफोरेटेड कर दी, मतलब उसमें हमने छेद कर दिए। ये देखिए, ये छेद कर दिए, छोटे छोटे छेद कर दिए ये और इससे जोड़ दिया आपने इसको। बताइए, बात समझ आ रही है? क्या किया आपने? एनोड में छोटे छोटे छेद कर दिए, एनोड में छोटे छोटे छेद कर दिए। तो जब आप एनोड में छोटे छोटे छेद कर दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन इन छेदों से निकल करके आगे बढ़ेंगे। साथ में एक और बात की, ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब का, जैसे ये ट्यूब है तो ट्यूब का अंदर वाला जो भाग है उस पर अपन ने एक ZnS की प्लेटिंग कर दी। ये देखो, ये स्फुरदीप्त पदार्थ है, स्फुरदीप्त पदार्थ। इस स्फुरदीप्त पदार्थ की आपने लेपन कर दिया। स्फुरदीप्त पदार्थ का आप नाम दे सकते हो ZnH, जिंक सल्फाइड की अपन ने लेपिंग कर दी। समझ आ गया कैसा? अंदर ये आपका ये ट्यूब है, ट्यूब के अंदर वाला जो भाग है, ये अंदर वाला भाग है, इस पर अपन ने किसका लेप कर दिया? ZnS का। ये जो ZnS होता है, ध्यान से सुनना, ये जो ZnS होता है ये स्फुरदीप्त पदार्थ होता है, या प्रतिदीप्त पदार्थ भी बोल सकते हैं। प्रतिदीप्त या स्फुरदीप्त पदार्थ होता है। तो जैसे ये किरणें ये होल में से निकलती हैं, देखिए ये किरणें होल में से निकल रही है, ये किरणें होल में से निकल रही है, तो होल में से जो किरणें निकलती हैं वे यहाँ पे आके टकराती हैं इस पदार्थ से, तो यहाँ पे लाइटनिंग एकदम चमक उत्पन्न हो जाती है, यहाँ पे ये चमक उत्पन्न हो जाती है। जैसे ही ये किरणें इससे टकराएंगी, किरणें, ये अंदर दिख रहा है आपको, सपोज जो ये वाला इसके अंदर वाला भाग, किरणें एकदम इससे टकराई, ये टकराई, तो ये जहां पे टकराती हैं वहां पर एकदम लाइटनिंग, ऐसा चिनगारी टाइप की, ऐसी हल्की हल्की, बिल्कुल जैसे जुगनू चमकते हैं ना, तुमने दूर दूर से जुगनू चमकते हुए देखे हो, कभी खेतों में गए हो, जुगनू चमकते हैं कैसे, बिल्कुल वैसी यहाँ पर ये चमक उत्पन्न हो जाती है। ये टकराया, यहाँ चमक उत्पन्न हो गई, ये टकराया, यहाँ चमक उत्पन्न हो गई, ये टकराया, यहाँ चमक उत्पन्न हो गई। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, स्फुरदीप्त पदार्थ या प्रतिदीप्त पदार्थ जिसका नाम ZnS है, उस पर चमक उत्पन्न हो जाती है, चमक उत्पन्न हो जाती है, लाइटनिंग बोल सकते हैं अपन, ठीक है। फ्लोरो, इस चमक का नाम, इसी चमक का नाम स्फुरदीप्ति है, इसी चमक का नाम प्रतिदीप्ति है। तो अब कभी क्वेश्चन आए तो ये ZnS के पर्दा, इसको ZnS का पर्दा भी बोल सकते हैं, लेप भी बोल सकते हैं। तो ZnS के पर्दे पर स्फुरदीप्ति या प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, माने एक प्रकार की चमक उत्पन्न करती है। इससे इन किरणों का होने का आभास होता है कि है
क्योंकि अपन को ये आंखों से तो दिखाई देती नहीं है, समझ रहे हो? ये किरणें आपको आंखों से नहीं दिखाई देंगी, ये तो इलेक्ट्रॉन है। यार बच्चों, अपन एटम नहीं देख पाते, अपन अणु नहीं देख पाते, तो अणु के अंदर परमाणु या इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा है, वो इतना छोटा है कि आप तो आंखों के द्वारा उसे देख ही नहीं सकते, इनविजिबल है वो। तो आप उसका आभास कैसे हो? सोचो आभास कैसे हो? यदि मैं सोचो इस कमरे में बिल्कुल पंखा अंखा कुछ नहीं चलाऊं और बैठा रहूं, तो मुझे, अगर मान लो मुझे वायु का ज्ञान नहीं है, ठीक है, तो मुझे वायु के होने का आभास नहीं होगा, समझ गए ना? लेकिन पंखा चलाऊंगा तो वायु ऐसी घूमेगी, टकराएगी, यार कुछ हवा तो लग रही है, यार अपन बोलते हैं हवा लग रही है, यानी हवा का मतलब क्या? ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस है जो आपके इस पर प्रेशर डाल रही है, आपको फील होने लगा। तो वही चीज यहाँ पर कि ये जो किरणें निकल रही हैं, इन किरणों की फीलिंग कैसे पता की जाए? तो यहाँ पर चमक उत्पन्न हो जाएगी। इस चमक उत्पन्न होने से स्फुर, जिसे आप स्फुरदीप्ति या प्रतिदीप्ति कहेंगे, इन किरणों के होने का आभास हो जाता है। बोलो क्लियर हो गया तुमको ये? तो बच्चों लिख लिया आपने? यस सर। तो कैथोड किरणें कैथोड से निकल करके एनोड की तरफ आती हैं। यदि एनोड को छिद्र युक्त कर दिया जाए तो उन छिद्रों से निकल करके एनोड किरणें स्फुरदीप्त पदार्थ के पर्दे पर पड़ती हैं। जैसे ये पर्दे पर पड़ती हैं तो स्फुरदीप्त पदार्थ ZNS में चमक उत्पन्न हो जाती है। इस चमक को स्फुरदीप्ति या प्रतिदीप्ति कह सकते हैं, समझ गए? रसायन दीप्ति भी कह सकते हैं। रसायन दीप्ति भी कह सकते हैं। इससे इन किरणों की उपस्थिति का ज्ञान होता है। इससे इन किरणों की उपस्थिति का ज्ञान होता है। बोलो बात क्लियर हो गई तुमको ये? क्यों बच्चों, क्लियर हो गया अब आपको? यस सर। हटा दें अब देखो अगली बात। ध्यान देना आप, नेक्स्ट पॉइंट। अब यदि मान लो ये देखो, ये मैंने एक ये व्हील लिया, ऐसा ये चक्का है। अब अगर मान लो मैं इस पर फूंक मारता हूं, देखो इसका मतलब मेरे मुंह से जो हवा निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड, वो इस पर प्रेशर लगा रही है, ये तब ये घूम रहा है। तो एक साइंटिस्ट ने, ये जो साइंटिस्ट है उसने क्या किया, ये यहाँ पर एक ऐसा व्हील रख दिया, ये ऐसा व्हील रख दिया जैसे मैंने तुमको बताया, यहाँ पर रख दिया। तो जैसे ये किरणें इस पर पड़ेंगी तो ये व्हील घूमने लगेगा, ये व्हील घूमने लगता है। तो पैडल व्हील बोलते हैं इसे। किरणों, कैथोड किरणों के प्रभाव से पैडल व्हील घूमने लगता है, ठीक है। यदि कैथोड किरणों के मार्ग में, कैथोड किरणों के मार्ग में ये पैडल व्हील, जैसे मैंने अभी तुमको ये बताया, ये अभी बताया ना, ये रख दें तो कैथोड किरणें इस व्हील पर पड़ेंगी और व्हील पर पड़ने से कैथोड किरणें क्या करने लगेंगी, उस पर प्रेशर डालेंगी और प्रेशर डालने से वो व्हील घूमने लगता है। ये लिख दिया मैंने, घूमने लगता है। अब बताओ, यदि प्रेशर डालती हैं और वो व्हील घूमता है, इसका मतलब ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। जैसे ये है, ये घूम रहा है,
समझ आ रहा है? ये घूम रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हवा के कणों में मास है और वेलोसिटी दोनों है। वेलोसिटी तो है ही, तीव्र वेग से तो निकल ही रहे। मास का भी पता लग गया, क्योंकि जब तक मास और वेलोसिटी दोनों माने मोमेंटम का ज्ञान हो गया कि इनमें मोमेंटम है, तो इससे मास इंटू वेलोसिटी, जिसे आप संवेग कहते हैं, मास इंटू वेलोसिटी जिसे आप संवेग कहते हैं, मोमेंटम का ज्ञान होता है। पैडल व्हील घूमने लगता है, पैडल व्हील घूमने लगता है, जिससे कैथोड किरणों में मास इंटू वेलोसिटी मतलब संवेग का ज्ञान होता है। अर्थात ये संवेग युक्त कण है, मास युक्त कण है, ये मास युक्त कण है। बोलो क्लियर हो गई बात? ये तो बच्चों क्लियर हो गई आपको? लिख लिया बच्चों? सब लोगों ने लिख लिया इसे? कैथोड किरणों के प्रभाव से कैथोड किरणों के रास्ते में रखा हुआ पैडल व्हील घूमने लगता है। अब ये घूमेगा कब? जब इस पर तीव्र वेग से कोई प्रहार करे, तो उसमें मास होना जरूरी है। तो मास और वेलोसिटी दोनों का गुणनफल को आप क्या बोलते हो? संवेग। अर्थात कैथोड किरणों में संवेग होता है। कैथोड किरणों में क्या होता है? संवेग होता है। तो ये पॉइंट आपको इससे क्लियर हो जाना चाहिए। बोलो क्लियर हो गया? चलिए, अब यदि संवेग है मतलब मास है, मतलब मास की मुख्य बात इसके सामने आ जाती है, आपके सामने मास की मुख्य बात आ जाती है कि कैथोड किरणों में मास होना जरूरी है, तभी ऐसा हुआ, अदरवाइज होता नहीं ऐसा। अगला ध्यान से समझो, ये जो कैथोड किरणें हैं, देखो वेलोसिटी है यहाँ, और ये चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन कैसा है? अभी अपन को चार्ज तो ना मालूम नहीं है, पर कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, आगे अपन जब खोज करेंगे तब अपने को पता, लेकिन अपने को पहले से पता है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास भी है, तो 12mv² क्या कहलाती है? बोलो, काइनेटिक एनर्जी। माने इन किरणों में गतिज ऊर्जा होती है। बहुत ध्यान से सुनना, इन किरणों में क्या है? गतिज ऊर्जा है। अगर ये ट्यूब की दीवार से टकराएं अथवा गैस से टकराएं, ये किरणें ट्यूब की दीवार से टकराएं अथवा गैस से टकराएं, वो कोई सी भी गैस हो, तो अपनी ऊर्जा इसमें ट्रांसफर कर देंगे, माने हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करती हैं। तो कैथोड किरणों में उच्च गतिज ऊर्जा होती है, जो गैस के अणुओं अथवा ट्यूब से टकराने पर उसे गर्म कर देती हैं, हीटिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो लिखिए, कैथोड किरणों में उच्च गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, यदि ये किरणें गैस से अथवा ट्यूब से टकराती हैं, गैस अणुओं से अथवा ट्यूब से टकराती हैं, तो हीटिंग इफेक्ट उत्पन्न करती हैं। तो ये टकराने से हीटिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ये अपनी ऊर्जा इनको ट्रांसफर कर देती हैं, तो ये गर्म हो जाते हैं, आपकी ट्यूब गर्म हो जाएगी। तो ये बात क्लियर हो गई आपको? अर्थात ये ऊर्जावान कण है। अर्थात क्या हो गए? ऊर्जावान कण हो गए। बात क्लियर हो गई? ऊर्जावान कण का अर्थ क्लियर हो गया आपको?
तो भाई बच्चों, आगे बढ़ाएं। चलो देखो ध्यान से। Yes, sir. अब हमने अगला एक्सपेरिमेंट, हमने कैथोड किरणें जहां से निकल रही हैं उनके कैथोड किरणों के दिशा के लंबवत, ठीक है, दिशा के लंबवत यदि हम मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ विक्षेपित हो जाती हैं। कैसे? ये देखो, जैसे मान लो कि तुमने ध्यान देना, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसका ये एस पोल, ये एन पोल, ये किरणों की जाने की दिशा, ये ध्यान से देखना है, किरणों की जाने की दिशा। और आपने लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड लगा दोगे, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाओ तो ये किरणें बिल्कुल सीधी जाएंगी। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाओगे तो ये किरणें बिल्कुल सीधी जाएंगी। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो ये किरणें सीधी जाने की बजाय ऐसी विक्षेपित हो जाएंगी। ये देखिए, इस तरफ ये घुमाव इनका ऐसा हो जाएगा। जाना कैसे चाहिए था? बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसी घूम गई। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आप लगाते हो, यहाँ पर अगर आपने जैसे ये किरणें जा रही हैं और आपने ये मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ये इस तरह से लगा हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, ये एन पोल हो गया, ये एस पोल हो गया। ये समझाने के लिए है। तो ये किरणें जो हैं वो ऐसी ऐसी मूव कर जाती, इस तरफ मूव कर जाती, इनकी तरफ, जैसे मैंने आपको बताया। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखो, ये दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड क्लियर? ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका ये एन पोल हो गया, ये एस पोल हो गया मैग्नेट का। अब यदि आपने किरणों को इसके थ्रू भेजा, ऐसे ये जा रहा है किरण, अगर ये नहीं होता तो किरण बिल्कुल सीधा निकल जाता। बात समझ आई? बिल्कुल एकदम सीधा निकलता। लेकिन इसके प्रेजेंस में, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, ये ऐसा ऐसा मूव कर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वो मूव कर जाएगा। आया समझ में? ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव कर गया, ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव कर गया। अगर मैग्नेट माने कैथोड किरणें मैग्नेटिक फील्ड घूम जाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घूम जाती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की शक्ति, मैग्नेटिक फील्ड की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता बढ़ाने पर इनका घुमाव और अधिक हो जाता है, और अधिक घुमाव हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड में। भाई जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो, अपन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग करते जाएंगे तो और घूम जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड कम तो थोड़ा दूर घूमेगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग तो पास घूमेगी, और स्ट्रांग तो वहीं के वहीं घूम जाएगी ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर ये किरणें घूम जाती हैं। लिख लिया आपने? ये किस तरफ इनका आकर्षण हो गया?
मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इनका आकर्षण हो जाता है। बोलो बात क्लियर हो गई है तुमको? ये बात क्लियर हो गई तुमको? Yes, sir. ध्यान से सुनना। अब तुमने जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया ऐसा, ये मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ये परपेंडिकुलर हो गया इससे। अब तुम मैग्नेटिक फील्ड को हटा दो, ठीक है, और अब लगाओ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लगा था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, उसके मैग्नेटिक फील्ड के पर, अब मैग्नेट, अच्छा पहले मैग्नेटिक फील्ड हटा दो। अब तुमने मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया आपने, और यहां लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लगा दिया आपने इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही तुम लगाते हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस तरफ मूव कर जाती है। बोलो यहाँ इस तरफ, इस तरफ क्यों नहीं मूव की? क्योंकि हम जानते हैं कैथोड किरणें वास्तव में इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? नेगेटिव आवेश होता है। तो नेगेटिव आवेश किस तरफ मूव करना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करना चाहिए। बात समझ आ गई? तो इससे आपको कैथोड किरणों पर आवेश की उपस्थिति का ज्ञान होता है। तो यदि ये लंबवत लगाना है, मैग्नेटिक फील्ड किसके लंबवत लगाना है? इसके लंबवत, इसकी दिशा के लंबवत, और ये भी दिशा के लंबवत ही लगाना है। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है कैथोड किरणों की दिशा के लंबवत लगाते हैं तो कैथोड किरणें, ध्यान से सुनना बेटा, कैथोड किरणें धनात्मक प्लेट की तरफ, धनात्मक प्लेट की ओर मुड़ जाती है। बस इसमें याद करने लायक ऐसी कोई चीज नहीं, बस समझने वाली चीज है कि ये भाई इस तरफ नहीं मुड़ी, इस तरफ मुड़ गई, क्योंकि हम पहले ही जान चुके हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पर हम पहले से ही जानते हैं कि ऋण आवेश होता है, और ऋण आवेश वाले कण हमेशा धनावेशित प्लेट की तरफ मूव करेंगे। तो बहुत ध्यान से बात को लिखिए, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कैथोड किरणों की दिशा के लंबवत लगाएं तो कैथोड किरणें इलेक्ट्रिक फील्ड में धनात्मक प्लेट की तरफ मुड़ जाती हैं। इससे इन पर ऋणावेश होने का ज्ञान होता है। लिखिए, इससे मुड़ जाती है, इससे इन पर ऋणावेश होने का ज्ञान होता है। मतलब ये ऋणावेशित कण है। हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया। इस एक्सपेरिमेंट से आपने कैथोड किरणों पर ऋणावेश होने का ज्ञान प्राप्त कर लिया। बोलो पॉइंट क्लियर हो गया आपको? ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए बच्चों? Yes, sir. तो अब आपको कोई सा भी क्वेश्चन आए, अर्थात ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की तरफ ये मूव करती हैं, ठीक है, इससे इनमें आवेश की उपस्थिति का ज्ञान होता है। ये लिख दिया मैंने, ठीक है। आवेश भी कैसा? ऋणावेश की उपस्थिति का ज्ञान होता है, क्योंकि इनका मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में धनाविष्ट प्लेट की ओर होता है। ध्यान देना, यदि तुम इस धनाविष्ट प्लेट पर भी ZnS की कोटिंग कर दो
धनाविष्ट प्लेट पर, ये जो धनाविष्ट प्लेट है, ये जो धनाविष्ट प्लेट है, इस पर तुमने ZnS लगा दिया होता, ये धनाविष्ट प्लेट है, इस पर ZnS लगा दिया होता, और ये आपका जा रहा है कौन, कैथोड रे, तो इसका मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, तो यहां भी आपको स्फुरदीप्ति दिखाई देने लगेगी। ये देखो, आ गया समझ में। तो ये धनावेशित जो प्लेट आपने लगाई, यदि उसको हम कोट कर दें, किससे, ZnS से कोट कर दें, तो या इसका एक और तरीका है, ये ट्यूब है ऊपर, ये ट्यूब है ऊपर, इस ट्यूब पर ही आपने ZnS की प्लेट लगा दी है, देखिए ये ZnS प्लेट लगा दी, तो ZnS प्लेट, और इसको परफोरेटेड कर दो, इसमें छेद कर दो, तो ये फिर यहाँ टकरा जाएगी, यानी सामने यहाँ पर ये धनावेश की तरफ मुड़ा और यहाँ पर आपको स्फुरदीप्ति दिखाई देने लगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो इन पर ऋणावेश था, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ गए, और इसका आभास भी हमको हो गया कि अगर हम इस ट्यूब को ZnS से प्लेटेड कर दें तो यहाँ भी स्फुरदीप्ति उत्पन्न होने लगती है। पहले स्फुरदीप्ति कहाँ उत्पन्न हो रही थी, जब आपने ये प्लेट नहीं लगाई थी तो यहाँ उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि वो सीधी दिशा में जा रही थी। हो गया पॉइंट क्लियर आपको, हो गया पॉइंट क्लियर आपको। अगला देखो, यदि हम, ये आपने लगाया मैग्नेटिक फील्ड, ये आपने लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आप लगा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, इसके कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, पहली बात। और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं, और जो आपकी कैथोड रे जा रही है, ये जो कैथोड रे है, उनके भी परपेंडिकुलर हैं। तो दोनों, एक ऐसा है तो दूसरा ऐसा, और आपकी रे ऐसी जा रही है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और ये किरण के भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हैं। तो ये बात समझ आ गई तुमको? क्यों बच्चों, ये बात समझ आ गई तुमको? अब इससे एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट अपन करते हैं, ध्यान से सुनना, ये आपको नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट समझाते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को इस तरह से संतुलित करें, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की शक्ति को इस तरह से संतुलित करें कि हमारा जो कैथोड रे है वो किधर भी विक्षेपित ना हो, वो सीधा जाए, ऐसा। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को इस तरह से संतुलित किया कि वो कैथोड किरण बिल्कुल सीधी निकल गई, तो वो यहाँ टकराएगी, यहाँ पे स्फुरदीप्ति उत्पन्न करेगी, ये सीधी निकल जाएगी। बोलो बात समझ आई कि नहीं? जब इस दोनों का संतुलन आप बिल्कुल ऐसा कर दो कि किरण ना इधर विक्षेपित हो ना उधर विक्षेपित हो, तो वो सीधी निकल जाएगी। पर ये कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे की तीव्रता को पूरी तरह से संतुलित कर दें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता को संतुलित कर दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता को संतुलित कर दिया जाए, तो यह किरण बिना विक्षेपित हुए सीधी निकल जाती है और यहाँ स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती है, सीधी निकल जाती है। बोलो ये कब होगा? जब दोनों की तीव्रता का संतुलन कर दिया जाए तब। ठीक है, तो ऐसा आपको दो छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है। ये
इनमें कुछ खास ऐसी बात नहीं है। बोलो ये पॉइंट आपको समझ आ गए कि नहीं आए? तो बच्चों ये पॉइंट आ गए समझ में आपको अच्छे से? ध्यान से सुनो। अगला, अब बड़ी मुख्य बात है, बड़ी मुख्य बात यह है कि यहां पर जो गैस भरी है, आप कोई सी भी गैस भर दो, इनका E/m अब है। अब आने वाला क्वेश्चन, कैथोड किरणों का E/m माने इसको बोलते हैं आवेश बटे द्रव्यमान, अर्थात स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज ये आएगा कैथोड किरणों का E/m अर्थात आवेश बटे द्रव्यमान, जिसका नाम है E/m को बोलते हैं विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज। ट्यूब में भरी हुई गैस, चाहे आप O2 भर दो, चाहे आप N2 भर दो, चाहे आप H2 भर दो, कोई सी भी भर दो, उस पर निर्भर नहीं करता। ये है बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो विशिष्ट आवेश ट्यूब में भरी गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैथोड किरणों का E/m, कैथोड किरणों का E/m आवेश बटे द्रव्यमान अनुपात, जिसे आप विशिष्ट आवेश कहते हैं, ट्यूब में भरी गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। पहली चीज तो ये समझ लो कि ये कैथोड से उत्पन्न होती हैं, तो इसके भरे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी गैस भर दो। समझ आ गया? क्योंकि ये उत्पन्न कहां से हो रही है? कैथोड से। तो यहाँ पे अगर कोई भी गैस भरी हो तो उस पर E/m निर्भर नहीं करेगा। E का मतलब है इलेक्ट्रॉन का आवेश, m का मतलब है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो ये ट्यूब में भरी हुई गैस पर निर्भर नहीं करता। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट। अगली बात लिख लिया? ये पॉइंट लिख लिया सबने? फिर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आएगी कैथोड किरणों का E/m अर्थात विशिष्ट आवेश, E/m अर्थात विशिष्ट आवेश कैथोड के, ध्यान से सुनना, कैथोड किसी भी चीज का हो, आयरन का हो, चाहे निकल का हो, चाहे कॉपर का हो, किसी भी चीज का हो, कैथोड मटेरियल पर भी निर्भर नहीं करता। चाहे आप आयरन का कैथोड लगाओ, चाहे आप जिंक का कैथोड बनाओ, चाहे आप किसी का भी कैथोड बनाओ, क्योंकि सबके इलेक्ट्रॉन तो समान होंगे, इलेक्ट्रॉनों में तो कोई अंतर होता नहीं है। तो आपका कैथोड मटेरियल कोई भी हो, कैथोड किरणों का E/m माने विशिष्ट आवेश कैथोड के मटेरियल, वो चाहे Fe हो या निकिल हो या कॉपर हो, कोई भी हो, किसी का भी मटेरियल हो, चाहे आयरन का मटेरियल ले लो, चाहे कॉपर का ले लो, चाहे जिंक का ले लो, चाहे निकिल का ले लो, तो कैथोड किरणों का E/m अर्थात विशिष्ट आवेश कैथोड मटेरियल पर निर्भर नहीं करता, नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। मतलब आप किसी भी चीज का कैथोड ले लो, चाहे आयरन का ले लो, निकिल का ले लो, किसी का भी कैथोड ले लो, कैथोड का मटेरियल किसी का भी बना हो, इलेक्ट्रॉन तो सभी के समान होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन सभी के समान होंगे
तो E अपान m अर्थात आवेश बटे द्रव्यमान का अनुपात यानी विशिष्ट आवेश में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हुई, कैथोड किरणों का E अपान m अर्थात विशिष्ट आवेश कैथोड के मटेरियल पर निर्भर नहीं करता। समझ आ गया? ये पॉइंट समझ आ गया आपको? क्यों बच्चों, ये पॉइंट समझ आ गया आपको बेटा? चलिए, तो ये क्वेश्चन आएगा, कैथोड किरणों का E अपान m इन दोनों चीजों पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता, ये क्वेश्चन चलेगा। चलिए, ध्यान से सुनना। थॉमसन ने कैथोड किरणों का E अपान m, कैथोड किरणों का E अपान m 1.76 into 10 to the power 11, 1.76 into 10 to the power 11 कूलम पर केजी ज्ञात किया, इतना ज्ञात किया। ये अपान एम उसने इतना निकाला। इसको विशिष्ट आवेश करके लिखिए कि कैथोड किरणों का विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश। यार ई तुम्हें मालूम है इलेक्ट्रॉन का, मैंने पहली क्लास में लिखवाया, एम भी तुम्हें मालूम है इलेक्ट्रॉन का। अगर ई अपान एम रख दोगे तो इतना ही आएगा, जो कि ई का वैल्यू होता है इतना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और एम होता है, एम का मान होता है, इलेक्ट्रॉन के एम का मान होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। जब ये दोनों रख दोगे तो इसका मान इतना ही आएगा 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11। तो E अपान एम, थॉमसन ने कैथोड किरणों का E अपान एम का मान इतना कैलकुलेट किया, और जब अपन ने उसका चार्ज और उसका द्रव्यमान रखा वो भी उतना ही आया। समझ आ गई बात? समझ आ गई आपको बात? तो इलेक्ट्रॉन का E अपान एम आपसे पूछा जा सकता है कि थॉमसन ने कितना कैलकुलेट किया। अब E अपान एम का नाम जो है वो विशिष्ट आवेश है, तो विशिष्ट आवेश आप भूल भी जाओ तो आप ये याद रखना, इससे निकाल लेना, ये नहीं तो डायरेक्ट तो याद रहना ही चाहिए। बोलो, बात क्लियर हो गई आपको E अपान एम की? बोलो, क्लियर हो गया आपको? बच्चों बताओ जल्दी। तो बच्चों क्लियर हो गया बेटा आपको? यस सर। बता दें इसको, अब इसको क्लीन कर दें। लिख लिया आपने E अपान एम? अब देखो, थॉमसन ने कैथोड बदल बदल के देखा, कभी कैथोड आयरन का बनाया, कभी कैथोड कॉपर का बनाया, कभी कैथोड निकल का बनाया, लेकिन E अपान एम का मान समान आया। ध्यान से सुनना, E अपान एम का मान समान आया। तो क्या निष्कर्ष निकाला थॉमसन ने? थॉमसन ने ये निष्कर्ष निकाला कि सभी द्रव्यों का जो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन सभी द्रव्यों का मूल कण है, ये उसने बात बोल दी। तो लिखिए जल्दी से, थॉमसन के प्रयोग से निष्कर्ष निकला कि
थॉमसन के इस प्रयोग से निष्कर्ष निकला कि सभी द्रव्यों का मूल कण इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन सभी द्रव्यों का मूल कण है। इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एवरी मैटर। इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एवरी मैटर। इलेक्ट्रॉन सभी द्रव्यों का मूल कण माना जा सकता है। आ गया समझ में सबको? होता ही है इलेक्ट्रॉन मूल कण, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मूल कण तो है। बोलो, अब आपको ये कैथोड किरण नलिका की पूरी बातें एकदम समझ आ गई कि नहीं आई? बताइए मुझको। तो बच्चों समझ आ गई पूरी अच्छे से? तो आज की क्लास अपन यहीं पर फिनिश करते हैं। मैंने आपको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पूरा समझा दिया। कल मैं आपको अगली क्लास में एनोड रे एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा, कैसे एनोड रे कैसे बनती है, उसके लक्षण समझाऊंगा, ठीक है। और न्यूट्रॉन की खोज समझाऊंगा, प्रोटॉन की खोज समझाऊंगा। कल अगली क्लास में कितनी बातें समझाऊंगा। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।